नमस्कार दोस्तों, मैं सरल पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रैंक ISPCS पर। जैसा कि आप पिछले कई वीडियो में हमसे मिल चुके हैं, आज से हम अपनी एक 10 मिनट की क्विक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जियोग्राफी के उन सभी कॉन्सेप्ट को कैप्चर करेंगे और वन टू वन उनका डिस्कशन करेंगे, जो भी अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम में उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और उनका एक निश्चित दायरा है। तो आइए हम उन सभी कंटेंट को पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनसे सीख सकें और आने वाले क्वेश्चन जो हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। आइए, हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग हमारा सहयोग करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, कंटेंट की तरफ चलते हैं और आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को तो धार क्या मझधार क्या। दे दी चुनौती सिंधु को तो धार क्या मझधार क्या। आइए देरी न करते हुए कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। टॉपिक का नाम क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कई लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं। बहुत से अलग अलग साइंटिस्ट आए, बहुत से भूगोल के वेत्ता आए, जिन्होंने अलग अलग मत दिए हैं। तो उन्होंने अलग अलग जानकारियां दी हैं। उन सब जानकारियों को एकत्रित कर कर ये देखा गया है कि कौन सा तथ्य कितना सत्य है, कौन से तथ्य से ज़्यादा टॉपिक आते हैं और वहाँ पर क्या क्या आता है। अलग अलग लोगों ने दिए। नेबुलर हाइपोथेसिस आई, प्लेनेटेसिमल थ्योरी आई, बिग बैंग थ्योरी आई। अलग कंटेंट है, आइए देखते हैं। अब देखो, इसका क्या नाम है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब देखो, ये अपना सन है। इसको तो आप जानते ही हैं, बखूबी परिचित हैं, सुबह सुबह पूरब में देखते हैं। सन है। सन क्या है? सन का काम है जितने भी उसके चारों तरफ ग्रह हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड कराना। अब इसके कितने ग्रह हैं? तो हमारा जो सन है सोलर सिस्टम का, उसके 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप आते हैं, देखते हैं कि बुध ग्रह। बुध ग्रह पहला ग्रह है। उसके बाद, बुध के बाद कौन सा आएगा? बताइए। शुक्र आएगा। फिर आपकी पृथ्वी आएगी। फिर आपका मंगल आएगा। फिर बृहस्पति। और फिर शनि, अरुण और वरुण। यही क्रम है। आगे देखते हैं। मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, सैटर्न, अरुण वरुण। आगे बढ़ते हैं। देखो, बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांडीय विकिरण की परिकल्पना। बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी एक बहुत ही विस्तृत थ्योरी है। अलग अलग समय पर ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ इसमें बताया गया है कि शुरू में क्या है, एक टिनी बॉल थी। क्या? एक छोटी सी बॉल। अब छोटी सी बॉल का काम क्या था? उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि जिसको नापा नहीं जा सकता। अनलिमिटेड इन्फाइनाइट एनर्जी थी। उसका वॉल्यूम भी इन्फाइनाइट था, डेंसिटी भी इन्फाइनाइट थी। तो उसमें क्या हुआ कि प्रेशर जनरेट हुआ। अब प्रेशर जनरेट होने के बाद उसका एकदम से विस्फोट हो जाता है। जब उसका विस्फोट हो गया तो उसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब क्या कहते हैं, इसे एडविन हब्बल ने दिया था। एडविन हब्बल ने सबसे पहले बिग बैंग हाइपोथेसिस को दिया था। उसके बाद शुरुआत में ब्रह्मांड अकल्पनीय रूप से छोटे आयतन और अनंत तापमान तथा घनत्व वाली एक छोटी गेंद एकल परमाणु के समान था। शुरुआत में ब्रह्मांड क्या है? एक अकल्पनीय रूप से छोटे आयतन, अनंत तापमान तथा घनत्व वाली एक छोटी गेंद, यानी एकल परमाणु था, सिंगुलर एटम था। इन द बिगिनिंग द होल यूनिवर्स वाज a tiny ball which have indefinite temperature
डेंसिटी एंड वॉल्यूम। इस गेंद में 13.7 अरब वर्ष पहले एक विस्फोट हुआ जिसने एक बड़ा विस्तार हुआ। यह विस्तार अभी तक धीमी गति से जारी है। 13.7 बिलियन वर्ष पहले क्या होता है, इसमें एक विस्फोट हो गया, और जब विस्फोट हुआ तो उसके जो एटम थे वो चारों तरफ फैल गए और उसका विस्तार होने लगा, और वह विस्तार आज भी कंटिन्यूअस चल रहा है। टिनी बॉल एक्सप्लोड कर गई, और जब एक्सप्लोड कर गई उसके बाद क्या हुआ, उसने ब्रह्मांड की परिकल्पना को जन्म दिया। बिग बैंग के 3 मिनट के भीतर पहला परमाणु बनना शुरू हुआ था। जो फर्स्ट एटम था वो 3 मिनट के भीतर बिग बैंग के बनना स्टार्ट हो गया। शुरू के 3 मिनट में ही बिग बैंग का पहला एटम बना। विस्फोट के 3 लाख वर्षों के भीतर तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणविक पदार्थों का निर्माण शुरू हुआ और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। 3 लाख वर्षों के अंदर में ही 4500 केल्विन जो तापमान था वो कम पड़ गया। पहले क्या था, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो इनफाइनाइट एनर्जी थी, और इनफाइनाइट एनर्जी ज़्यादा थी तो टेम्परेचर भी इनफाइनाइट था। तो जब 3 लाख साल हो गए उसको, जब गति करते रहे तो गति करने से क्या हुआ, तो धीरे धीरे ठंडे हो गए। खुले में जब कोई चीज़ छोड़ी जाएगी तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर ठंडा होगा। टेम्परेचर जब ठंडा हो गया क्या हुआ, उसकी वजह से 4500 केल्विन जब गिर गया तो आगे चलकर ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, वो आर पार से देखा जा सकता था। पहले क्या था, उसको ब्लैक था, आप नहीं देख सकते थे, लेकिन अब वो पारदर्शी हो गया, आप उसको आर पार देख सकते हैं। ब्रह्मांड में विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच अंतरिक्ष में वृद्धि। ब्रह्मांड का विस्तार का क्या अर्थ है कि जो आकाश गंगाएं हैं उनके बीच में वृद्धि हो रही है। एक आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा काफी दूरी पर जा रही है। एक आकाश गंगा है, दूसरी आकाश गंगा है, दोनों के बीच में विस्तार हो रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रह्मांड में विस्तार। एक वैकल्पिक सिद्धांत हॉयल की स्थिर अवस्था की अवधारणा है जो ब्रह्मांड को किसी भी समय लगभग एक ही आकार का मानता है। हॉयल ऐसा मानते हैं, एक हॉयल साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जो आकाश गंगा है उनके बीच की दूरी नहीं बढ़ रही है, हमेशा जैसी थी वैसी ही हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता है, कोई बदलाव नहीं आता है। तो ये हॉयल की परिभाषा है। और ये क्या है, ये जो बिग बैंग की थ्योरी है उसके विरोध में ये कहते हैं। तो उनका दोनों का मानना अलग अलग हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब ब्रह्मांड हो गया तो उसके बाद तारों का निर्माण हुआ। हमारा सूर्य भी एक तारा है, क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी तारा है। तो तारे, व्हाट इज स्टार्स, तो ये सूर्य की तरह आकाशीय पिंड हैं। आकाशीय पिंड हैं, अत्यधिक गर्म होते हैं और उनका अपना प्रकाश होता है। अत्यधिक मतलब गर्म होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम में फिजन और फ्यूजन की क्रिया चलती रहती है। ठीक है, संलयन परमाणु विखंडन परमाणु संलयन की क्रिया की वजह से वो उसमें क्या होती है, इन्फिनाइट एनर्जी बनती रहती है। तारे हाइड्रोजन गैस, कुछ हीलियम और धूल के विशाल बादलों के बने होते हैं। धूल जो इकट्ठा होती है ना, धूल, हाइड्रोजन, हीलियम और एक विशाल बादल बनते हैं जिसको नेबुला बोलते हैं। अब नेबुलर, नेबुला क्या आता है, तो नेबुला धूल और गैस के विशाल बादल होते हैं। और नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर परिकल्पना, नेबुलर परिकल्पना क्या है, तो इमैनुअल कांट नाम के एक साइंटिस्ट हैं, ज्योग्राफी में इमैनुअल कांट नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको दिया कि एक नेबुलर हाइपोथेसिस। लाप्लास ने क्या किया बाद में उसको, सबसे पहले को किसने दिया, इमैनुअल कांट ने। बाद में लाप्लास द्वारा
इमैनुअल कांट ने दी थी, बाद में लाप्लास ने इसको संशोधित करा, लाप्लास ने इसको संशोधित किया। उन्होंने बताया कि जो पहले क्या था, एक स्टार था, ठीक है, सॉरी, पहले क्या था, नेबुलर था, क्या था, नेबुला था, गैस थी, गैस के छोटे छोटे बादल थे। इन बादलों में क्या हुआ, धीरे धीरे संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। संघनन की प्रक्रिया की वजह से ये पहले क्या बन गए, एक इन्होंने डिस्क का शेप लिया। जब डिस्क घूमने लगा, रोटेशन करने लगा, तो संघनन के बाद ग्रहों का निर्माण हुआ। अब आते हैं आकाश गंगाएं क्या हैं। ये ब्रह्मांड के निर्माण की इकाई है, ब्रह्मांड के निर्माण की इकाई है। आकाश गंगा अरबों सितारों की एक विशाल प्रणाली है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस, जहां सितारों का जन्म होता है, और धूल के बादल होते हैं। यह अंतरिक्ष में समान प्रणालियों से अलग थलग होते हैं। आकाश गंगाएं वो होती हैं जिनमें बहुत सारे स्टार होते हैं, धूल के बादल होते हैं, और हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बने हुए बहुत सारे स्टार्स होते हैं। तो वो सब मिलकर एक कॉन्स्टलेशन बनाते हैं, जिसको हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। अब देखो तारकी विस्तार, तारों का विस्तार, स्टेलर एवोल्यूशन। स्टेलर एवोल्यूशन क्या होता है, निम्न और मध्यम द्रव्यमान वाले तारे सूर्य सहित, सूर्य के सहित जितने भी निम्न और मध्यम तापमान वाले तारे हैं, द्रव्यमान वाले तारे हैं, उनको इसमें रखा जाता है। उनका कैसे होता है, सबसे पहला क्या हुआ, नेबुला था, नेबुलर गैस के नेबुलर, नेबुला को क्या हुआ, ये पहले मेन सीक्वेंस में बनता है, फिर उसके बाद रेड जाइंट बनता है, उसके बाद प्लेनेटरी नेबुला बनता है, और अंत में जब इसकी मृत्यु की स्थिति आती है तो व्हाइट ड्वार्फ बनकर खत्म हो जाता है। मेन सीक्वेंस में आता है अपनी युवावस्था में। उसके बाद रेड जाइंट बनता है, लाल ग्रह बन जाता है। रेड जाइंट के बाद प्लेनेटरी, एक प्लेनेटरी रूप लेता है और नेबुला बन के व्हाइट ड्वार्फ बनता है, और फिर अंततः ये खत्म हो जाता है। लेकिन जिसका हाई मास है, ज़्यादा, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा, 1.4 1.44 सौरिक दिव्यांश से ज़्यादा, सौरिक इसको एक चीज और बोलते हैं, ये जो 1.44 सौरिक द्रव्यमान है, इसको हम चंद्रशेखर सीमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, एस सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हमारे बहुत ही विद्वान महान व्यक्ति हुए हैं, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने इकोनॉमी में भी बहुत योगदान है। तो इन्होंने बताया कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान जिनका ज़्यादा होगा, वो तारे अंत में ब्लैक होल बनते हैं। तो ये क्या कहते हैं, मेन सीक्वेंस में आएगा तारा, उसके बाद रेड सुपर जाइंट बनेगा। रेड सुपर जायंट के बाद क्या होगा, उसकी सुपरनोवा स्टेज आएगी। सुपरनोवा स्टेज के बाद उसका मास ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ये जब खत्म होगा तो ब्लैक होल में बन जाएगा। जितना हाई मास होगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर ब्लैक होल बन जाएगा। अगर उसका 10 सौरिक द्रव्यमान से कम है तो न्यूट्रॉन स्टार, उससे ज़्यादा है तो ब्लैक होल बन जाएगा। अब देखो प्रोटो स्टार क्या होते हैं, अभी पढ़ा ना प्रोटो स्टार। प्रोटो स्टार क्या होते हैं, शुरुआत में आकाश गंगाओं में बहुत ठंडे -173 डिग्री सेंटीग्रेड गैसों, हाइड्रोजन और हीलियम के घने और बड़े बादल थे। शुरुआती दौर जब चल रहा है आकाशगंगा का, तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम के बहुत घने और बड़े बादल थे, जिनका द्रव्यमान तापमान कितना था, 173 डिग्री माइनस में था, 173 डिग्री माइनस में था। बहुत बड़े गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण प्रोटोस्टार नामक एक अत्यधिक संघनित पिंड का निर्माण हुआ। बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण और खिंचाव के कारण प्रोटोस्टार नामक एक संघनित पिंड का निर्माण हुआ, जो बहुत ही बड़ा था। प्रोटोस्टार गैसों का एक विशाल गहरा गोला है, यह प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है। गैसों का एक बहुत बड़ा और गहरा गोला होता है, जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, इसलिए इसका प्रोटोस्टार बोलते हैं। प्रोटोस्टार आर दोज स्टार्स व्हिच डू नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ गैसेस।
अब देखो स्टार या सितारा, प्रोटोस्टार देख लिया, गैसों का कोई उत्सर्जन नहीं। लेकिन जो स्टार या सितारा है तो ये क्या है, प्रोटोस्टार के और संकुचन से, जब वो और ज़्यादा संकुचित हो जाएगा, और ज़्यादा पास पास दबाव उसके ज़्यादा आएगा, हाइड्रोजन गैसों का टकराव होता है और प्रोटोस्टार का तापमान 173 डिग्री माइनस से 10 की पावर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। जो माइनस में था, अब हाइड्रोजन हीलियम में टकराव हुआ संकुचन के कारण, जब टकराव हुआ तो क्या हुआ, उनके अंदर विखंडन हुआ, परमाणु विखंडन हुआ, और परमाणु विखंडन की वजह से उनके अंदर का जो तापमान था वो 10 की पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। इसलिए संलयन अभिक्रिया होती है और इसकी वजह से परमाणु संलयन होगा, परमाणु संलयन होगा, जिसमें 4 हाइड्रोजन नाभिक हीलियम के निर्माण हेतु संलयन करते हैं। 4 हाइड्रोजन के नाभिक आते हैं, 1H1 1H1 1H1, और उसके बाद वो मिलते हैं और 2He बनता है, 2He बनता है, तो हाइड्रोजन हीलियम के निर्माण करते हैं। और ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा का भारी मात्रा मुक्त करते हैं। और जब वो विखंडन होगा तो ऊर्जा जो है वो बहुत ही ज़्यादा रूप से ऊर्जा का भारी बहाव करेंगे, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में मुक्त करेंगे। इस प्रक्रिया से तारा चमकता है। और इसी परमाणु संलयन की क्रिया की वजह से, परमाणु संलयन की क्रिया की वजह से जो तारा है वो हमेशा चमकता रहता है। जबकि प्रोटोस्टार प्रारंभिक तारा था, पिंड था, वो चमकता नहीं था क्योंकि उसमें परमाणु संलयन की क्रिया नहीं होती थी। लाल सितारा, अब सितारा भी कैसा है, लाल सितारा है, रेड स्टार। क्या, रेड स्टार। हाइड्रोजन की समाप्ति के पश्चात इसके कोर में संलयन अभिक्रिया रुक जाती है। जब हाइड्रोजन समाप्त, संलयन किस चीज का होगा, हाइड्रोजन होगा तभी तो हीलियम बनाएगा। 4 हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे तभी तो हीलियम बनाएगा। और जब हाइड्रोजन ही खत्म, खाना कैसे पैदा होगा, पानी खत्म, पेड़ सूख गए, ऐसे हाइड्रोजन खत्म, तारा खत्म। तो ये जब हाइड्रोजन खत्म तो संलयन अभिक्रिया रुक जाएगी, कोर का दबाव कम हो जाता है। तुम्हारे पैसा पास पैसा नहीं रहेगा, समाज में तुम्हारी कैसी वैल्यू, कैसा दबाव, तुम्हारा दबाव कम हो जाएगा, यह सिकुड़ने लगता है, धीरे धीरे सिकुड़ेगा। संलयन तब होता है जब बाहरी हिस्से में कुछ हाइड्रोजन बचा रह जाता है, और अगर कुछ बाहरी हिस्से में हाइड्रोजन बच गया है तो आपको संलयन होगा, संलयन की प्रक्रिया होगी। यह तारे को अस्थिर बनाता है, इससे तारे का विस्तार होता है और वह लाल हो जाता है। इससे क्या होगा, तारा अस्थिर हो जाएगा, तारा रुक जाएगा, इधर उधर भागने लगेगा, क्योंकि अब उसमें गुरुत्वाकर्षण बचेगा केवल, बाकी क्या बचेगा, हाइड्रोजन खत्म हो गया, हीलियम खत्म हो गया। अब हाइड्रोजन हीलियम के वजह से ही बने हुए थे, अब वो एनर्जी पैदा नहीं कर पा रहे हैं, संकुचन हो गया है उनका, तो वो खत्म हो जाएंगे। सूर्य अब से 5,000 मिलियन वर्षों में अपने लाल विशाल चरण में प्रवेश करेगा। उस समय इसका विस्तारित बाहरी आवरण आंतरिक ग्रहों यानी बुध, शुक्र और पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लेगा। अब देखो जो अपना सूर्य है, 5,000 मिलियन वर्ष, 1 मिलियन में 10 लाख साल, 5,000 मिलियन वर्ष बाद क्या होगा, ये लाल चरण में प्रवेश करेगा। और जब लाल चरण में प्रवेश करेगा तो एकदम से वो अनियंत्रित हो जाएगा। इसके भी का पूरा जो अपनी धुरी पे घूम रहा है, आकाश गंगा के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, अब वो क्या करेगा, अनियंत्रित होगा, और उसकी चपेट में जितने भी उसके नजदीकी ग्रह हैं वो सारे उसकी चपेट में आ जाएंगे, पृथ्वी भी खत्म। अब देखो बौना तारा क्या होता है, द्वारपिष्टा। जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुने चंद्रशेखर सीमा से कम होता है, अभी बताया था ना चंद्रशेखर सीमा 1.44 सौरिक द्रव्यमान, उससे जब कम होगा तो वह बौना तारा हो जाएगा। तब इसे एक सफेद बौने तारे के रूप में जाना जाता है। और जब इसका 1.44 द्रव्यमान कम होगा तो इसको सफेद बौने तारे के रूप में जाना जाएगा। लाल विशालकाय तारा अपने बाहरी आवरण को खो देता है। जो लाल काय विशाल तारा है वो अपना बाहरी आवरण जो उसका है, आउटर स्फीयर जो चमकता है, उसको खत्म कर देता है और कोर गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ की एक अत्यंत घनी गेंद में सिकुड़ जाता है।
अब वो गुरुत्वाकर्षण जो आंतरिक है उसकी वजह से क्या करेगा, बाहर का खत्म, तो आंतरिक गुरुत्वाकर्षण के कारण एक छोटी सी गेंद में वो सिमट जाएगा। यह संलयन प्रक्रिया एक और चरण को पूरा करता है जहां हीलियम कार्बन के निर्माण हेतु संलयन अभिक्रिया करता है। अब जो लास्ट वाला हीलियम है वो कार्बन का निर्माण करने के लिए संलयन की प्रक्रिया करेगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, अपने वजन के नीचे सिकुड़ जाता है और एक सफेद बौना तारा बन जाता है। और जब अपने चरण से नीचे आ जाएगा तो एक डॉर्फ स्टार बन जाएगा, 1.44 सौरिक द्रव्यमान के नीचे वाला स्टार, जिसको हम बौना स्टार कहेंगे। अब देखो सौरमंडल, ये क्या है, सूर्य, सन, द सन। अब इसका जो बाहरी वाला आउटर स्पेस है जो चमकता है, इसको क्या कहते हैं, क्रोमोस्फेयर कहते हैं। उसके नीचे वाला स्पेकुलस, रेडियो एक्टिव, ये जो पार्ट है जिसमें रेडियो एक्टिविटी होती है, तरंग दैर्ध्य से निकलता है, उसको रेडियो एक्टिव जोन। कन्वेक्शन जोन, रेडियो एक्टिव जोन के जस्ट ऊपर कन्वेक्शन जोन होता है। फिर होता है कोर, कोर जो है इसका इंटरनल पार्ट, इसको हम कोर कहेंगे, जो आंतरिक पार्ट है। उसके बाद आता है फोटोस्फीयर जो चमकता है, ये फोटोस्फीयर है। लूप प्रोमिनेंस, ये जो जहाँ पर हाइड्रोजन खत्म हो गया है वहाँ पर ब्लैक ब्लैक डॉट हो गए हैं, उनको हम सन स्पॉट्स के नाम जानते हैं। कोरोनल हाई टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्री, जो इसके कोरोना है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि लगभग 2 मिलियन डिग्री, मतलब 20 लाख डिग्री होता है। कोरोनल होल, हाई स्पीड सोलर विंड। अभी जो कोरोनल होल है यहाँ से हाई स्पीड में सोलर की विंड निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य गर्म गैसों का एक गोला है जिसमें मुख्यतः हाइड्रोजन है। सूर्य की चमकदार सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है, जो इसकी चमकदार सतह है उसको हम फोटोस्फीयर कहेंगे। सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत पतली गर्म गैसों से बनी है, इसे कोरोना कहा जाता है। कोरोना पूर्ण ग्रहण के दौरान ये दिखाई देता है, जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा तब उसमें हमको कोरोना की झलक दिखाई पड़ती है। द जोबियन प्लेनेट और द टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, सन के, सन है, सन के जितने नजदीक होंगे 4 ग्रह, और ये दूर 4 ग्रह। जो नजदीक 4 ग्रह होंगे उनको हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, और जो दूर ग्रह होंगे उनको हम कहेंगे जोबियन प्लेनेट। अब टेरेस्ट्रियल प्लेनेट में क्या आएगा, मरकरी आएगा आपका, वीनस, अर्थ और मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो। ये प्लूटो बाहर हो गया है, इसको 2006 में बाहर कर दिया गया है। ये पार्थिव ग्रह होते हैं, ये बेसिकली रॉक, चट्टानों से बने होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये वाले ये गैसों से बने होते हैं, बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बने हैं, सूर्य से काफ़ी दूरी पर हैं, इसलिए बहुत ठंडे होते हैं और ये बहुत गर्म होते हैं। वीनस तो इतना गर्म होता है कि उसका 465 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है, 465 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान पहुंच जाता है। जो आपका बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, इसी पर लोग लाइफ साइकिल चलती है। नेपच्यून जो है वो सबसे बाहरी ग्रह है, सातवां यूरेनस है, और सैटर्न, सैटर्न के में छल्ला पाया जाता है। मार्स और जुपिटर के बीच में जो जगह है उसमें क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं। क्षुद्र ग्रह कहा जाता है कि इन्हीं के बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। धूमकेतु और उल्का। अब धूमकेतु क्या है, ये बर्फ और धूल से बने खगोलीय पिंड हैं, बर्फ और धूल से बने हुए खगोलीय पिंड। ये बहुत पहले उन्हीं गैस के बादलों से निर्मित हुए थे
जिनसे सौर मंडल के अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है। उन्हीं गैस से बनेंगे जिससे सौर मंडल के अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब इनका सामान्य मार्ग अव्यवस्थित हो जाता है तब ये सूर्य की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही धूमकेतु सूर्य के पास पहुंचता है, बर्फ का गैस में ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ये धूल के कण के साथ साथ क्रमबद्ध हो जाता है, जो धूमकेतु के नाभिक के चारों ओर एक उज्जवल बहिर्वाह वातावरण है, जिसे कोमा कहा जाता है। धूमकेतु दो पूंछ भी बना सकता है, जिनमें एक आयनीय तणुओं और मुल्कों से निर्मित होता है, जबकि दूसरा धूल से। धूमकेतु क्या है, उन्हीं ग्रहों से बना है जिनसे अदर प्लैनेट बने हुए होते हैं। ये बेसिकली बर्फ के गोलों से बना होता है। जब ये सूर्य के नीचे आएगा, नजदीक जाएगा, सूर्य के जितना नजदीक जाएगा, ये आखिरी में क्या करेगा, जब सूर्य जाएगा तो इसका आउटर एरिया जो है वो पिघल जाएगा। और जब पिघल जाएगा तो इनमें पूंछ का निर्माण होता है। एक पूंछ गैस की हो जाएगी, दूसरी धूल की हो जाएगी। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य की दूसरी तरफ होती है। जिस तरफ सूर्य होगा तो दूसरी तरफ। जब कोई चीज आती है, जब कभी देखा होगा स्टार जब जाते हैं, तो कोई स्टार जैसे बादल में जा रहा है तो वो क्या करता है, ऐसे जाता है और पीछे एक पूंछ छोड़ देता है। ये बेसिकली धूमकेतु होते हैं। तो सन के नजदीक जितना जाएंगे तो धूमकेतु क्या करेगा, उसके पीछे पूंछ छूटेगी। वो पूंछ सूर्य के आउटर साइड में होगी। धूमकेतु की पूंछ के अध्ययन से पता चला है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। इसकी पूंछ में ऑक्सीजन भी है। खास बात है कि ऑक्सीजन है, बाकी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों ही, यानी कि इसके अंदर में जल भी हो सकता है। धूमकेतु हमेशा अस्तित्व में नहीं रहते हैं। ये जैसे ही सूर्य के निकट आते हैं, उनकी गैसें समाप्त हो जाती हैं और अंततः धूल के कण ही रह जाते हैं। सूर्य के जितना नजदीक आएंगे तो गैसें जब समाप्त हो जाएंगी, सूर्य में विलय हो जाएंगे, सूर्य घुला देगा उनको, इतना टेम्परेचर उसका है। कहाँ 20 लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, कहाँ है माइनस में, का सब कुछ खत्म, तहस नहस। अब सिर्फ वो आएगा और अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। अब देखो उल्का क्या होता है। ये छोटे खगोलीय पिंड जिसमें किसी धूमकेतु के धूल के कण या टूटे हुए क्षुद्र ग्रह का एक टुकड़ा शामिल हो सकता है। उल्का पिंड वह पिंड होते हैं जो धूमकेतु के जो धूल कण लेके आते हैं, और उल्का पिंड के छोटे छोटे कण शामिल हो सकते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल है उसमें प्रवेश करेंगे। प्रवेश के साथ ही घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण प्रकाश की एक उज्ज्वल लकीर के रूप में जलने लगते हैं। जैसे वो नजदीक आएंगे सूर्य के तो ये स्कैटरिंग करेंगे, मतलब जलने लगेंगे। मतलब इतना ज़्यादा उसकी गर्मी है सूर्य की कि उससे इनका आउटर स्पेस जलने लगेगा। इन्हें टूटा तारा, शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। ये शूट करते हैं, टूटा तारा या शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। यदि कोई उल्का काफ़ी बड़ा हो तो वह पूरी तरह से जल न पाए और पृथ्वी पर आकाश से पत्थरों की तरह गिर जाए तो इसे उल्का पिंड कहा जाता है। जब पूरी तरह से जलता नहीं है और आकाश से टूटता है और आके पृथ्वी पर डायरेक्ट गिर जाता है, तो इसे हम उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। उल्लेखनीय है कि चंद्रमा की सतह पर उल्का पिंडों की संख्या पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक है, क्योंकि चंद्रमा पर उल्का को जलाने के लिए वातावरण नहीं है। जो पृथ्वी, देखो कितनी खास बात है पृथ्वी की, कि इसका जो वाटर आउटर एटमॉस्फेयर है उसमें ऐसी गैसेस प्रेजेंट हैं कि उनसे जब उल्का पिंड आएगा तो घर्षण बल होगा और उनकी वजह से वो जला देती हैं। तो जो पार्ट नहीं जल पाता वो धरती पर आ जाता है। लेकिन चंद्रमा पर ज़्यादा उल्का पिंड गिरते हैं क्योंकि वो जला नहीं पाते, उनके पास वातावरण नहीं है, वायुमंडल नहीं है। उल्का पिंडों के अध्ययन से उन पदार्थों की प्रकृति का पता चल सकता है जिनसे सौरमंडल बना है। अगर बेसिकली ये इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं पृथ्वी की जानकारी के लिए, हमको इनडायरेक्ट सोर्स के रूप में उल्का पिंड की जानकारी लेनी पड़ती है। इनसे हमें पता चलता है कि सौरमंडल किन किन चीज़ों से बना हुआ है। अब देखो ये पृथ्वी है अपनी। पृथ्वी पृथ्वी सौर मंडल के बाकी ग्रहों की तरह अपने अक्ष धुरी पर घूर्णन और सूर्य के चारों ओर कक्षा की परिक्रमा करती होती। पृथ्वी सौर के बाकी ग्रहों की तरह अपने अक्ष पर धुरी पर घूर्णन और सूर्य के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करती है। ये दोनों गतियां दिन और रात तथा विभिन्न ऋतुओं के जिम्मेदार। अब देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी कितना झुकी है, 23.5 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई, झुकाव है पृथ्वी का। तो उसके वजह से ये क्या करती है, दिन और रात आएगा ऐसे ऐसे घूमेगी। एक तो ऐसे ऐसे घूमेगी, अपनी धुरी पर गति कर रही है, ठीक है। दूसरा क्या करेगी, ऐसे ऐसे तो घूमेगी ही,
साथ साथ ऐसे ऐसे घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ चलेगी, अपनी धुरी पर भी घूम रही है और ऐसे ऐसे भी चल रही है, ठीक है। तो ये सूर्य के चारों तरफ भी गति करेगी। जिनकी वजह से दिन और रात विभिन्न ऋतुओं के जिम्मेदार। अब देखो कच्छी परिक्रमा, तो अपनी कक्षा में कैसे परिक्रमा करेगी। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट का समय लगता है। 365 दिन का समय लगेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, एक वर्ष हमारा होता है। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की अवस्थित में परिवर्तन होता है, ऋतुएं प्रकट होती हैं और दिन तथा रात में अंतर दिखाई देता है। जब ये घूर्णन करती है, अपनी धुरी पर भी घूमेगी और सूर्य की तरफ भी घूमेगी, तो हमें उसकी वजह से दिन और रात दिखाई पड़ेगा। 12 घंटे उसको लगते हैं, मतलब आधा चक्कर पूरा करने में, पूरा चक्कर 24 घंटे, इसलिए हमको 12 घंटे की रात और 12 घंटे की दिन दिखाई पड़ता है। जो 12 घंटे सूर्य की तरफ है उसमें दिन दिखाई पड़ेगा, जो दूसरी तरफ है वो हमको उसमें रात दिखाई पड़ेगी। अब देख तो क्या कहते हैं कि 21 मार्च, तो 21 मार्च को है उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषु होता है। इसकी वजह से दिन और रात के घंटे समान होते हैं। वसंत विषु होगा, दिन और रात 12-12 घंटे की हो सकती। कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। अब देखो 21 जून क्या है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन ऐलान होता है। यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इसको हम ग्रीष्म अयनांत के नाम पे जानते हैं। 21 सितंबर, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु या विषु, दिन और रात के घंटे समान होते हैं। अब देखो विषु कब होता है, साल में 2 बार होता है। विषु कितने बार होता है, 2 बार होता है। विषु में क्या होगा, दिन और रात बराबर होंगे। पहला विषु कब होगा, 21 मार्च को होगा, दूसरा 21 सितंबर को होगा, दोनों के बीच की दूरी 6 महीने। अब देखो 21 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन अयनांत, यह वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन अयनांत होगा, यह क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब जेट लैग क्या होता है। हवाई जहाज की लंबी दूरी की यात्राएं जेट लैग जैसे विकारों का कारण बनती हैं, क्योंकि वे शरीर का अभ्यस्त गतिविधियों में परिवर्तन करती हैं। जब जेट ऊपर चलता है तो इसके एटमॉस्फेयर में जाता है, तो वहाँ पर लैग आ जाता है बीच में, तो उनकी वजह से शरीर की गतियों में कंपन पैदा होता है, तो उसको हम जेट लैग के नाम से जानते हैं। अब देखो टाइम जोन क्या है। धरती पर अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम जोन्स हैं। हर जगह पर एक समय अलग अलग होता है, दिन और रात बराबर नहीं होते हैं, तो समय भी अलग अलग होता है। जो भारत का टाइम है उसकी घड़ी 5 घंटे 30 मिनट ज़्यादा है। कहाँ से, ग्रीनविच से। ग्रीनविच 0 डिग्री मेडिटेरियन माना जाता है, जीएमटी बोलते हैं उसको। आगे देखते हैं। पृथ्वी के 24 क्षेत्रों या समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र को एक अलग समय में बांटा गया है, जिसकी केंद्रीय धुरी के रूप में ग्रीनविच मेरिडियन है। जैसे ही आप पूर्व में एक मेरिडियन में आगे जाते हैं तो 1 घंटा जुड़ जाता है, और जब आप पश्चिम में जाते हैं तो 1 घंटा कम हो जाता है। 24 मेरिडियन में बांटा गया है। एक मेरिडियन आपने प्रवेश किया, 1 घंटा पूरब में जुड़ गया। पश्चिम में आए, एक मेरिडियन क्रॉस किया, आपका 1 घंटा कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो 6 बज रहा है, यह 24, यहाँ 12। अब ये देखो नॉर्थ है, ग्रीनविच है, यहाँ से गुजरेगी। अब भारत पहुँचते पहुँचते इसको कितना हो जाएगा, 5.5 ग्रीनविच पार कर लेगा। तो 5.5 ग्रीनविच पार करने के बाद इसको क्या होगा, 5.5 घंटा इसका बढ़ जाएगा। घूर्णन वह गति है जो पृथ्वी प्रतिदिन अपनी धुरी पर करती है। यह दिन और रात, ध्रुवों के समतल होने, समुद्री धाराओं और विभिन्न समय क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार गतिविधि है। अपने अक्ष पर धुरी करेगी। गोलार्ध क्या है, पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है, नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। बीच की जो रेखा है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा, इनके बीच एक काल्पनिक रेखा है। जब उत्तर में ग्रीष्म ऋतु होती है तब दक्षिण में सर्दी होती है, और इसके विपरीत दक्षिण में ग्रीष्म ऋतु होने पर उत्तर में सर्दी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सोलर इक्लिप्स, आप जानते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। अब देखो, ये चंद्रमा है, ये धरती है, धरती पर दिन है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा, तो क्या होगा, सूर्य की जो रोशनी है पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी, और यहाँ पर क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। क्या होगा, सूर्य ग्रहण। इसको हम न्यू मून बोलेंगे, ठीक है। अर्थ बीच में है। अब देखो फुल मून को क्या होगा, पूर्णिमा को क्या होगा, लूनार इक्लिप्स होगा, चंद्र ग्रहण। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में आएंगे, ठीक है, सीधी रेखा में है, तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण लग जाएगा। और यहीं तक हम समाप्त करते हैं लेक्चर। अगला लेक्चर हमारा अर्थ की आंतरिक संरचना के बारे में होगा। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, अपनी अच्छी रैंक हासिल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हम अगली वीडियो में जान सकें कि आपको क्या पसंद आया है और क्या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।